से ही पता चलता है कि इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक का स्टडी करेंगे वह सारे के बेसिक है, फंडामेंटल है। जितना भी चैप्टर है वह सारे चैप्टर इस पर ही डिपेंडेंट करता है। इस चैप्टर के बिना केमिस्ट्री का एक भी कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अब इस चैप्टर में किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो देखते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स वैसे हैं जैसे पिछले क्लास में 10th तक के क्लासों में पढ़े हुए होंगे। तो इसमें पहला आता है मैटर, तो मैटर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो इसका टॉपिक है वह है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करने का मतलब जब दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे से कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना रहा है या फिर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से रिएक्ट करके नया मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो इसके दौरान नए मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के दौरान वह कुछ नियम का पालन करता है, जिसे कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा जो है वह अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट को एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाता है। तो जब हम उसी को बार बार रिपीट करते हैं तो कुछ एरर के कारण, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो या ह्यूमन एरर के कारण, तो उसके बार बार रिपीट करने पर भी उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम किए, उसका वैल्यू 1.7321, सेकेंड टाइम किए 1.7312, थर्ड टाइम किए 1.7300। तो यहाँ पर इस सभी में लास्ट का जो 2 डिजिट है उसमें अनसर्टेनिटी आ रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में। फोर्थ जो टॉपिक होगा वह है मोल कंसेप्ट। मोल किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट के बारे में बताता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं एक दर्जन करने का मतलब 12। चाहे एक दर्जन यदि बनाना बोले, केला बोले, इसका मतलब 12 केला होगा। एक दर्जन मार्कर कहने का मतलब 12 मार्कर हुआ। उसी तरह से जब हम लोग एक मोल करते हैं तो 1 मोल कहने का मतलब होता है 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अगला जो टॉपिक है वह है स्टोइचियोमेट्री। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा या फिर प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करना है कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, तो उसके बेसिस उसके बारे में लोग स्टोइचियोमेट्री में स्टडी करते हैं। जैसे मान लिए H2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, यह दोनों कंबाइन करके H2O मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो अब मान लेते हैं कि 8 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग स्टोइचियोमेट्री में स्टडी करेंगे। और इसका बृहद है, बहुत सारे इसमें स्टडी करेंगे। तो मेन जो है यह है। तो अब पहला चलते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? Everything around us which have mass, occupy space and have tendency to resist is called matter. हम लोगों के चारों तरफ जो भी देख रहे हैं, जिसमें मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसमें रेसिस्ट करने का टेंडेंसी हो, वह कहलाता है मैटर। जैसे हम लोग मान लिए यह मार्कर, तो इस मार्कर को यदि यहाँ पर रख दिए तो यह इस जगह को छेद दिया। अब वह जगह छोड़ दिया, उसके जगह पर किसी दूसरे चीज को हम लोग नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब यह मार्कर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जब इसका हम लोग वेट करते हैं, इसको तौलते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ वजन आएगा। इसका मतलब इसमें मास है। और यदि यहाँ पर यह रखा हुआ है, इसको यदि हम लोग मूव करना चाहते हैं, तो मूव करने के लिए मुझे फोर्स लगाना होगा। तो इसका मतलब इसमें अपोज करने का टेंडेंसी है। तो इसके बेसिस पर हम बता सकते हैं यह मैटर है। तो मैटर का 3 प्रॉपर्टीज, पहला उसमें मास होगा,
और तीसरा उसमें रेसिस्ट करने का टेंडेंसी होगा। तो इसका एग्जांपल आ रहा है मार्कर, पेन, पेंसिल, एयर, ये सभी मैटर है। एयर जैसे ले रहे हैं, यदि हम लोग बैलून को फुलाते हैं तो वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरा बैलून खुल जा रहा है जिसके कारण। दूसरा, जब उसको हम लोग मेजर करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मास होती है। और तीसरा, जैसे साइकिल चला रहे हैं तो एयर हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में करता है, यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पर वह रेसिस्ट करने का टेंडेंसी कर रहा है, तो इसका मतलब एयर भी मैटर में आता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मैटर के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ना ही मास है इसमें, ना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यह मैटर नहीं है। उसी तरह से प्रेशर की बात करें तो यह भी मैटर नहीं होता है। इस सभी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में रखते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई किया गया है दो बेसिस पर। पहला, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, और दूसरा इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। मैटर को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, एक उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब हुआ कि वैसे प्रॉपर्टीज जिसके मेजरमेंट के दौरान सब्सटेंस अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है, वह कहलाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना। तो बर्फ जिस समय वह पहले सॉलिड स्टेट में था, पिघलने के बाद वह लिक्विड स्टेट में आ जा रहा है, लेकिन जब वह सॉलिड स्टेट में था तब भी वह H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ था। जब वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया तब भी वह H2O मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन वैसे प्रॉपर्टीज जिसके मेजरमेंट के दौरान सब्सटेंस का आइडेंटिटी लॉस हो जाए तो वह कहलाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम कागज लिए, कागज को जला देते हैं तो जलने से पहले कागज का कुछ और कंपोजिशन था, लेकिन जलने के बाद उसका कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है। तो जब कंपोजिशन चेंज हो जा रहा है इसका मतलब उसका आइडेंटिटी लॉस हो गया। तो आइडेंटिटी लॉस हो रहा है जिसके मेजरमेंट के दौरान, मतलब कंबशन ऑफ पेपर, वह हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यदि मेजरमेंट के दौरान आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ इसका मतलब वह फिजिकल प्रॉपर्टीज, यदि मेजरमेंट के दौरान आइडेंटिटी लॉस हो गया इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वही जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर दो तरह का, एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर में जो है वह सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट में है। इसके अलावा दो और स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसर स्टेट। लेकिन मेन जो स्टेट है वह सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट है। यही तीन स्टेट हुआ मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स भी तीन तरह के, मैटर, नॉन मैटर और मेटेलॉइड। अभी तक टोटल 118 एलिमेंट की हुई हुई है। तो अब 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट वैसे हैं जो नेचुरल है और बाकी के एलिमेंट वो आर्टिफिशियल है या फिर मैन मेड है, उसे बनाया गया है रेडियो एक्टिविटी के मदद से उस बम्बार्ड करके। अब कंपाउंड यह दो तरह का, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट के फिजिकल प्रॉपर्टी
तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर का वह स्टेट जिसका वॉल्यूम डिफिनिट हो और मास भी डिफिनिट हो और शेप भी डिफिनिट हो। तो मैटर का वह स्टेट इसमें वॉल्यूम, मास और शेप तीनों का तीनों डिफिनिट होगा, फिक्स होगा, वह सॉलिड स्टेट। मास चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो, तीनों में डिफिनिट होता है, फिक्स रहता है। अब लिक्विड हुआ मैटर का वह स्टेट इसमें वॉल्यूम तो डिफिनिट होगा लेकिन शेप जो है वह डिफिनिट नहीं होगा, शेप डिफिनिट नहीं होगा, जबकि मास जो है वह लिक्विड स्टेट में भी डिफिनिट होगा। अब तीसरा स्टेट है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में वॉल्यूम यह भी डिफिनिट नहीं होगा, ना ही शेप डिफिनिट होगा और ना और इसका मास जो है वह लेकिन डिफिनिट होगा। चाहे मैटर सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसेस स्टेट में हो, तीनों में केस में मास जो है वह हमेशा डिफिनिट होगा। तो मैटर का जो तीन स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। मैटर का तीन स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, ये दो फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। पहला है इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। पहला चलते हैं इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हम लोग मान लेते हैं दो एटम्स ले रहे हैं, तो एटम में के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ये पहला एटम। उसी तरह से दूसरा एटम भी उस सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इसी तरह से न्यूक्लियस इस पर पॉजिटिव चार्ज, उस यहां पर भी न्यूक्लियस इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज होने के कारण यह दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन इस पर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, तो यह दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। वहीं पर जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इस दोनों पर अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज, यह दोनों अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने के कारण यह दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से न्यूक्लियस और यह इलेक्ट्रॉन, यह दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। तो इस तरह से इस दो एटम के बीच में दो तरह का फोर्स लग रहा है। पहला एक हो गया अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। तो जब दो एटम एक दूसरे से इनफिनाइट डिस्टेंस में होगा तो उस केस में इस दोनों के बीच इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा। लेकिन जैसे ही यह दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आता जाएगा तो उस केस में अट्रैक्शन जो है वह रिपल्सन के कंपैरिजन में डोमिनेंट होगा और यह दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता जाएगा और यह क्लोज आते आते एक सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस तक आ जाएगा। यदि इससे फर्दर हम लोग क्लोज करें तो वहां पर अट्रैक्शन के बदले रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो वह मिनिमम डिस्टेंस पर इस दोनों पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा और फर्दर क्लोज करने के बाद यहां पर अट्रैक्शन के बदले रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। तो यह डिस्टेंस कहलाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा
अब दूसरा आता है थर्मल एनर्जी। एनर्जी का वो फॉर्म जो हीटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो जिस पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा होगा उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वह दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएगा। तो पार्टिकल्स का थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा पार्टिकल्स उतना ही दूर होगा, थर्मल एनर्जी जितना कम होगा पार्टिकल्स एक दूसरे के उतना ही क्लोज होगा। तो इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स एक दूसरे के उतना क्लोज, थर्मल एनर्जी जितना ज्यादा होगा पार्टिकल्स एक दूसरे से उतना ही दूर होगा। जब मैटर सॉलिड स्टेट में है तो उस केस में इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स वह थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, और गैसियस स्टेट के केस में इसी का उल्टा होगा। गैसियस स्टेट में थर्मल एनर्जी ज्यादा होगा इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स के कंपैरिजन में, लेकिन जब मैटर लिक्विड स्टेट में है तो उस केस में इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स और थर्मल एनर्जी दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल होगा। मैटर जब सॉलिड स्टेट में है तो उस केस में इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स वह डोमिनेट होता है थर्मल एनर्जी, जबकि यदि मैटर गैसियस स्टेट में है तो थर्मल एनर्जी वह डोमिनेट होगा इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स से। लेकिन जब मैटर लिक्विड स्टेट में है तो उस केस में थर्मल एनर्जी और इंटर पार्टिकल्स एट्रैक्टिव फोर्स यह दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल